सुनते रहें कहानी, इश्क के समंदर में डूबी इस कदर प्यार है। देव उठना तो चाहता था, पर मौसम की हल्की खुमारी उसे बिस्तर से चिपकाए रखी थी, जिससे वह चादर ताने सुबह के 9 बजे भी एक अच्छी नींद सो रहा था। उसे पता था कि जब तक वह खुद नहीं उठेगा तब तक कोई उसे परेशान करने भी नहीं आएगा। यूँ तो रोज़ाना उसकी सुबह 10-11 से पहले कभी नहीं हुई, और रात तब तक नहीं होती जब तक मोबाइल को देखते देखते उसकी आंखें नहीं झुक जाती। मौसम भी अब कुछ यहाँ गुनगुना हो उठा था। लगातार 3 दिन की बारिश के बाद की धूप भी कुछ बुरी नहीं लग रही थी। रुद्रपुर जैसा इलाका पहाड़ी जद में होने पर भी शहरी आपाधापी से विलग नहीं था। मौसम की तलखी में नमी खुली हुई थी, जिससे उसे और देर बिस्तर में यूं ही पड़े रहने का मन हो रहा था। पर तभी तकिए के कोने से झांकता मोबाइल बिन आवाज के बार बार चमक रहा था। देव रात से फोन साइलेंट में डाल के ही सोता, शायद किसी का कॉल था। वह कुनमुनाते हुए लेटे लेटे ही मोबाइल कान के नीचे लगा लेता है। दूसरी ओर देव का परम मित्र कार्तिक था, जो बेहद गुस्से में घने बादल सा फटता हुआ उस पर लगभग बरस ही रहा था। और देव अपनी चिर परिचित लापरवाही भरी आवाज में बस हाँ हूँ आता हूँ कहकर फोन काट देता है। अब आखिर बिस्तर से खुद को जबरन खींचते हुए वह बाथरूम की ओर बढ़ जाता है और मुंह हाथ धोकर 5 मिनट में ही बाथरूम से निकलते उंगलियों से बाल सेट करते हुए पिछली रात को बेपरवाही से छोड़ी गई टी-शर्ट उठाते कमरे से बाहर निकल जाता है। रोजाना की तरह घर में शांति छाई थी। घड़ी की ओर निगाह डालते हुए वे एक आवाज लगाता है, किशोर। आवाज लगाते ही किशोर उनका लड़का लगभग भागते हुए उसके सामने खड़ा होता हुआ मौन ही उसकी अगली प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। माँ कहाँ है? क्या मंदिर चली गई? और पापा? आज कुछ ज्यादा ही शांति है। खड़े खड़े टी-शर्ट पहनते हुए वे किशोर से पूछता है, भैया अम्मा जी तो मंदिर चली गई और बाबूजी तो तभी दुकान को निकल गए थे, और आज दीदी भी सवेरे से ही निकल गई, घर पर कोई नहीं है। उसकी बात सुन देव मन में ही चलचित्र बनाता माँ पापा को साथ में जाना देखता, छोटी बहन जो अभी अभी कॉलेज जाना शुरू की थी के बारे में 2 क्षण सोचता हुआ किशोर की ओर गौर से देखता है, जो देव की अगली प्रतिक्रिया का फिर से इंतजार कर रहा था। मैं बाहर जा रहा हूँ, बता देना। जी भैया। किशोर कुछ पल तक वहीं खड़ा देव को बाहर निकलता हुआ देखता रहा। अगले ही क्षण बाइक की आवाज सुन वह वापस अपने काम की ओर मुड़ जाता है। देव जिसके पिता की नई बाजार में फास्ट फूड की एक प्रसिद्ध कॉर्नर में था, इसलिए बाजार में अच्छा खासा प्रचलित भी था, इसलिए घर पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, जिसका सीधा असर देव की जिंदगी पर था, जो कॉलेज से बीकॉम करने के अगले साल तक भी तय नहीं कर पाया था कि उसे अपनी जिंदगी में आखिर करना क्या है। यही कारण था कि उसका हर पल आलस में पड़े रहना, सोते रहना और दोस्तों संग घूमने में बीतता था। पिता को भी कोई चिंता नहीं थी, पता था बेटा कितना भी पढ़ ले, आखिर संभालनी तो उसे दुकान ही है। करने को कुछ और दिन मस्ती भरी पॉकेट के साथ देव एक लापरवाही भरी बेमकसद की जिंदगी जी रहा था। बाइक के झटके से रुकने से निकली चिड़ की आवाज के साथ कार्तिक मुड़कर पीछे देखता है। देव ठीक उसकी मोबाइल की दुकान के सामने खड़ा फिर से आदतन अपनी उंगलियों से बाल ठीक कर रहा था। अबे मोटे, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तू गधे बेच कर सो रहा था। कार्तिक उसे देखते अपने भाई को दुकान सौंपता झट से बाहर निकल आता है। देव के फास्ट फूड खाने की आदत से उसके कुछ फैले शरीर पर
कार्तिक हमेशा ही तंज कसता और देव उसे उसी तरह झटकते कार्तिक से अपनी सपाट आवाज में कहता, तुझे कब बेचा मैंने? चल, बकवास सुनाने मेरी नींद खराब की थी क्या? चल बैठ पीछे। हमेशा की तरह तफरी करने दोनों निकल पड़ते हैं। रुद्रपुर की गली गली उनकी तफरी की गवाह थी। बेवजह दिन काट लेने के बाद दोनों साथ में देव के पिता की दुकान पर जा पहुंचे, जहां जी भर कर फास्ट फूड गटकते, फिर कब और अब कहाँ जाना है कुछ देर वहीं बैठे बैठे सोचते। देव ये लो। उसके पिता, जो देव से भी कई गुना फैले शरीर के थे, उन दोनों के बीच आकर खड़े होते, अपने हाथ में पकड़ी प्लेट उनके बीच में रखते हुए कहते हैं, जलेबी खाओ। जलेबी? दोनों हैरान नजरों से अब उनकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये कब से बनाने लगे आप? अरे बगल में 4 दुकान छोड़ हलवाई की नई दुकान खुली है, वहीं से आई है, खाओ खाओ। कहते हुए खुद उस प्लेट से जलेबी का एक बड़ा टुकड़ा उठाते हुए उनके बीच से चले जाते हैं। अबे तू खा, इतना अच्छा बर्गर खाकर ना अपना मुंह का टेस्ट खराब नहीं करना। कार्तिक प्लेट देव की तरफ सरकाते हुए थोड़ी दबी आवाज में कहता है, तुम मुझे कौन सा तेरी सगाई की जलेबी खाने का शौक धरा है? क्या हुआ, पसंद नहीं आई? दोनों अभी कुछ प्रतिक्रिया करते उससे पहले ही अपनी जगह से खड़े खड़े उन दोनों को आवाज लगाते देव के पिता बोले, तो दोनों जल्दी से मुस्कान लपेटे बोल उठे, हाँ हाँ अभी खा के बता दे हैं, एक एक टुकड़ा खा लेते हैं यार। कार्तिक जबरन टुकड़ा उठाते हुए प्लेट देव की ओर सरकाते हुए बोला। देव भी चुपचाप उससे टुकड़ा उठा लेता है। दोनों जलेबी को नीम की तरह बेमन से चबाते हुए मेज पर अपनी नज़र गड़ाए थे कि कहीं फिर से देव के पिता से नजरें मिलते वे जलेबी खाने को न बोल दे। तभी कुछ और भी जगह उनकी नज़र टिक गई। देव जल्दी से जलेबी प्लेट में सरका कर उसके नीचे रखा कागज उठाकर पढ़ रहा था। कार्तिक की नज़र भी उसी पर टिकी थी। मोटे मोटे अक्षर से लिखा हुआ वे दोनों साथ में पढ़ रहे थे, मेरे शरीर का पोर पोर दुख रहा है, आज तो अपने पैरों पर सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही, उंगलियां बुरी तरह से चटक रही हैं, फिर भी मैं जीना चाहती हूँ, अपनी बंद हो रही आंखों के सपने को टूटने से बचाना चाहती हूँ, मुझे मदद चाहिए। कागज पढ़ते हुए दोनों के चेहरों के भाव बदल गए। अब वे अनिमिक एक दूसरे को देखने लगे। देव के चेहरे पे प्रश्नात्मक भाव उतर आए थे। वे हैरान नजरों से अभी भी उस कागज के टुकड़े को पकड़े लगातार देख रहा था। आखिर किसने लिखा है उस कागज पे अपना दर्द बड़ा अफसाना? क्या करेंगे देव और कार्तिक? जानने के लिए सुनते रहें इस कहानी का अगला भाग, इस कदर प्यार है। धन्यवाद।